गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से होंगे और अपना स्टडी जारी रखे होंगे। आज हम लोग भूगोल में भारतीय विद्वानों का योगदान क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्राचीन काल से लेकर अभी नवीनतम तक जो भी इसमें विकास हुआ है उसके बारे में विशेष रूप से देखेंगे। तो ये जो हम लोग भारतीय भूगोलवेताओं के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, इसका जो अध्ययन है 2 खंडों में हम लोग इसमें अध्ययन किए हैं। जो पहला वाला खंड है तो वो केवल जितने भी ग्रंथों हैं, ग्रंथों के बारे में ही या जो पुस्तकें हैं उसके बारे में हम लोग देखे हैं कि उसमें क्या क्या दिया गया है। और दूसरा जो खंड है वो विद्वानों के बारे में है कि विद्वान कौन कौन सा विद्वान है, उनका योगदान क्या क्या है, इस ढंग से हम लोग अध्ययन किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ग्रंथ हैं, भारतीय ग्रंथ है, कौन कौन सा ग्रंथ है, उसमें क्या क्या विकास है। तो जो सबसे पहले जो ग्रंथ है वो सूर्य सिद्धांत नाम से जानते हैं। ठीक है, सूर्य सिद्धांत, जिसमें भूगोल शब्द का पहली बार उसमें वर्णन किया गया था। ठीक है, जो सूर्य सिद्धांत इस ग्रंथ में भूगोल शब्द की पहली बार इसमें वर्णन किया गया था। इसके अतिरिक्त जो पृथ्वी की उसमें आकार के बारे में भी बात किया गया था और उसके वजन के बारे में भी डिस्कस किया गया था। ये काफ़ी प्राचीनतम एक ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। अगला जो ग्रंथ है वो पुराण है। जैसे हम लोग जानते हैं कि वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण इत्यादि में भी सब भौगोलिक ज्ञान काफ़ी इसमें है, लेकिन बहुत ढंग से उसको हाईलाइट ना करने के कारण से उसका अभी तक ज्ञान सुषुप्तावस्था में था या उजागर नहीं हुआ था। लेकिन यदि सही ढंग से देखा जाए तो जो पश्चिमी देश है उसके पहले ही जो भारतीय विद्वान द्वारा पृथ्वी के संदर्भ में कई चीज़ें खोज दिया गया था, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे वेद है, ये पुराण है, पुराण में भी लिखा गया है, ये ब्रह्मांड के उद्भव के बारे में उसमें बताया गया था कि ब्रह्मांड का उद्भव कैसे हुआ है। इसके अतिरिक्त भूगोल को उसमें पुराणों में भूगोल को भुवन कोश नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि भूगोल का उसमें अध्ययन किया जाता था। इसके अतिरिक्त पृथ्वी को एक तैरती हुई तश्तरी के समान उसमें माना गया है। ठीक है, और ये माना गया है कि वहाँ पे जो विश्वद्वीप है, विश्वद्वीप पूरे चारों तरफ से जल से घिरा हुआ द्वीप है। ठीक है, और इसको जो विश्वद्वीप है उसको 7 भागों में हम लोग डिवीजन किए थे। ठीक है, 7 भाग में एक जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप जो कि एशिया यूरेशिया क्षेत्र में लगभग मिलता होता है, और इस जम्बू द्वीप को भी 9 खंडों में विभाजित किया गया है। और जिस 9 खंडों में विभाजित किया गया है तो भारत भी एक खंड के रूप में उसमें अवस्थित है। ठीक है, तो जम्बू द्वीप को 9 खंडों उपखंडों में विभाजित किया गया है। इसके साथ साथ जो पुराणों में भी इसमें खगोल और उसमें ज्योतिषी में दोनों में अंतर स्थापित किया गया था। ठीक है, खगोल विज्ञान और ज्योतिषी विज्ञान में अंतर स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त उसमें अक्षांश और देशांतरों के भी बात किया गया था, और इसके अतिरिक्त इसमें भूकंप और ज्वालामुखी की उत्पत्ति से भी संदर्भ में व्याख्या किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो सागर तली है, सागर तल में वाडाग्नि की बात की गई थी। ठीक है, वाडाग्नि जो कि आज के जो आधा स्तर है, सीमा के नीचे हम लोग हैं, तो उसको बारे में बात किया गया था कि जो अभी सेमी लिक्विड स्टेट में है, काफ़ी तप्ता अवस्था में है। ठीक है, तो उसके बारे में वाडाग्नि बात की गई थी और बताया गया था कि वहीं से ज्वालामुखी की उत्पत्ति भी होती है। ठीक है, तो जो आधा वर्तमान में हम लोग आधा स्तर कहते हैं उसी को ये वाडाग्नि के नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो भूगोल संबंधी जितने भी ग्रंथ या पुराण हैं, वो विशेष रूप से वायु पुराण में है, भागवत पुराण में है, मार्कंडेय पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, विष्णु पुराण में है, और विष्णु पुराण में इसमें पूरे भूगोल से संबंधित भौगोलिक चीज़ों का ज्ञान उसमें दिया गया है। ठीक है, अगला जो ग्रंथ है वो वेद है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वेद विशेष 4 भागों में डिवीजन किया गया है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जो ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है, उसमें ऋतुओं के बारे में वर्णन किया गया था, जो कि ऋतु उसमें 5 ऋतु के बारे में वर्णन किया गया है। जो कि पहला है बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, 5 ऋतुओं के बारे में बात किया गया है। इसके अतिरिक्त उसमें चंद्रमा का जो परिक्रमण की बात किया गया है कि जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ से परिक्रमा करता है। ठीक है, ये तो चंद्रमा के बारे में दिया गया।
इसके अतिरिक्त 4 दिशाओं के बारे में भी बात किया गया था। चारों दिशाएं जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है। इसके साथ साथ जो 2 दिशाएं और है उसको बाद में जोड़ा गया है, जो कि जेनिथ और नादिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये टोटल 6 दिशाओं के बारे में बात किया गया था। इसके अतिरिक्त वहाँ पे ऋतु विज्ञान की भी बात की गई थी। वेदों में ऋतु विज्ञान की बात की गई, फिर ये वनस्पति विज्ञान की बात की गई थी, भू आकृति विज्ञान के बारे में उसमें भी बात किया गया था। ठीक है, तो कई उसमें चीज़ें मिलती हैं कि उसे पता चलता है। जो उसमें अथर्ववेद है विशेष रूप से, उसमें अथर्ववेद के जो पुरुष सूक्त है उसमें भूगोल को क्रमबद्ध विज्ञान की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, अथर्ववेद में क्रमबद्ध विज्ञान की संज्ञा इसमें दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें पृथ्वी का जो अन्य ग्रहों से संबंध है उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में भी उसमें बात किया गया था। इसके अतिरिक्त जो उसमें जो कृषि उत्पाद है, जैसे गेहूँ है, चावल है, इसके उत्पादन के बारे में भी बात किया गया था कि कौन सी मृदा में ये उत्पन्न होता है या कौन सी मानसून जलवायु में ये उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसके बारे में, कृषि उत्पाद के भी बारे में बात किया गया था। अगला है उपनिषद। उपनिषद में विशेष रूप से ईशोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्य उपनिषद, इन सभी चीज़ों में भूगोल से संबंधित उसमें जानकारियाँ दी गई हैं। इसमें विशेष रूप से नक्षत्र पुंज के बारे में बात किया गया था। जैसे कि अभी जो हम लोग देखते हैं तो नक्षत्र पुंज है, उसके अतिरिक्त सप्तर्षि तारा मंडल है, इसके बारे में बात किया गया था। उल्का पिंड इत्यादि के बारे में भी बात किया गया था। इसके बाद से सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के भी बारे में उसमें बात किया गया था, क्योंकि वर्तमान में हम लोग सौर अभी उसको अध्ययन करते हैं। उसमें सौर मास की भी बात किया गया था, चंद्रमास भी होता है उसकी भी बात किया गया था। ठीक है, जो भारतीय कैलेंडर है जैसे कि चंद्रमास के आधार पर बना हुआ है। ऐसे ही इसमें नदियों के बारे में जिक्र किया गया था, जिसमें गंगा नदी है, यमुना नदी है और सतलज नदी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात किया गया था। इससे पता चलता है कि जो प्राचीन काल के जो विद्वान हैं वो सभी चीज़ों के, इन सब चीज़ों के बारे में भौगोलिक संदर्भ में जानकारी उन लोगों को थी। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण है वहाँ पे, ब्राह्मण जिसमें पृथ्वी को मंडलाकार बनाया गया था, बताया गया था। तो जिसमें ब्राह्मण काफ़ी प्राचीन ये भी ग्रंथ है, और जिसमें वेदों काल का ही समय का ही ये भी ग्रंथ है। उस समय भी इन लोगों की जानकारी थी कि जो पृथ्वी की जो कक्षा है मंडलाकार है, न कि गोलाकार है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें ऐतरेय ब्राह्मण में इसका जिक्र किया गया था। पृथ्वी के कक्षा के बारे में नहीं, बल्कि पृथ्वी की जो आकृति है, आकृति के बारे में डिस्कस किया गया था। इसके अतिरिक्त सूर्य के बारे में बताया गया था कि न सूर्य अंत होता है, न सूर्य का अंत होता है, न उदय होता है। ठीक है, जो अगला ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। ये वाल्मीकि द्वारा लिखित ये रामायण था। इनमें भी 6 ऋतुओं के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, 6 ऋतु जिसमें बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, शरद और हेमंत, ये 6 ऋतुओं के बारे में उसमें डिस्कस किया गया था। ठीक है, जो कि आज जलवायु विज्ञान में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। इसमें महाभारत काल के भी है। महाभारत जो हम लोग का धर्म ग्रंथ है, उसमें भी जो महाभारत के भूमि पर्व जो खंड है उसमें भौगोलिक का चर्चा किया गया था, भौगोलिक वर्णन किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में, महाभारत के बारे में भी इसमें है। इसके अतिरिक्त अब हम लोग देखते हैं कि जो विद्वान हैं, विद्वान के अनुसार कि कौन विद्वान क्या क्या कहेंगे, इसके बारे में देखते हैं। ये दूसरा खंड है। इसमें सबसे प्रथम जो मुख्य विद्वान हैं वो आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट इन्होंने पृथ्वी के आकार के बारे में भी डिस्कस किए थे, बताए थे। उसके साथ साथ इसके वजन के बारे में बताए थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने चंद्र ग्रहण के कारण भी बताया था कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। ठीक है, इन्होंने एक बताया था कि जो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, ये इन्होंने पहली बार बताया था। इसके अतिरिक्त जो विद्वान थे बाराहमिहिर, ये भी इन्होंने एक बुक लिखे थे या ग्रंथ थी इनकी, पंचसिद्धिका। इस पंचसिद्धिका में भी जो पृथ्वी का व्यास जो है उसको बताए थे 1018 योजन बताए थे। ठीक है, जो कि वास्तविकता के लगभग करीब ही है। अगला है जो भास्कराचार्य, ये भी विद्वान है जो कि सिद्धांत शिरोमणि लिखे हैं। ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि जिसमें पृथ्वी को गोलाकार बताया है और इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बताया है कि वो किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचती है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी को
360 डिग्री में अंशों में विभाजित किए हुए बताए हैं कि 360 डिग्री में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक अंश होता है 60 कला में विभाजित है। ठीक है, इसके बारे में बताया है कि प्रत्येक अंश को 60 कला में विभाजित होता है और प्रत्येक जो कला है वो 60 विकला में विभाजित होता है। ठीक है, जो कि आज हम लोग मिनट और सेकंड में इसको कहते हैं। ठीक है, अगला जो इनका योगदान है वायुमंडल की मोटाई के बारे में इन्होंने बताया था कि वायुमंडल की मोटाई 12 योजन है। ठीक है, 12 योजन मतलब 154 किलोमीटर। और इसी जो वायुमंडल है इसी में जितने भी मौसमी घटनाएं होती है, वर्षा, बादल, चाहे तड़ी, झंझवा, जितने भी होते हैं इसी वायुमंडल में परत में होता है। ठीक है, तो सर कहने की तात्पर्य है कि इनको वायुमंडल के परतों के बारे में भी जानकारी थी। इसके अतिरिक्त अगला जो विद्वान है कमलाकर है। कमलाकर जो कि सिद्धांत तत्व विवेक नाम के एक, और इनका भी एक ग्रंथ है, यह पुस्तक है सिद्धांत तत्व विवेक। ठीक है, जो कि इसमें कई स्थानों के अक्षांशों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, जो भारत के कई अक्षांश है या विशेष रूप से कई लाहौर के भी उसमें शहर है, उसके अक्षांशों के बारे में बात किया गया था कि कौन किस अक्षांश पे अवस्थित है, जिसमें मुख्य रूप से है काशी था जो कि जो वाराणसी के हैं, इंद्रप्रस्थ है जो दिल्ली के पास में है, उज्जैन है मध्य प्रदेश में, काबुल है जो कि अफगानिस्तान में है, खंभात है जो कि गुजरात में है, लखनऊ है उत्तर प्रदेश में, अजमेर है जो कि राजस्थान में है, और लाहौर है जो कि ये पाकिस्तान में है। ठीक है, इन सबों का अक्षांशों के बारे में भी बताया गया था। इसके अतिरिक्त जो अगला विद्वान है पाणिनि। पाणिनि काफ़ी इम्पोर्टेंट विद्वान है। ये इनका जो मुख्य किताब है अष्टाध्यायी है। ठीक है, अष्टाध्यायी में इसमें भी जो भौगोलिक चीज़ों के बारे में काफ़ी वर्णन किए थे। इसके अतिरिक्त जो कौटिल्य हैं इनके अपने अर्थशास्त्र हैं, इसमें भी भौगोलिक चीज़ों का वर्णन किया गया है। पतंजलि के जो महाभाष्य है इसमें विशेष रूप से अधिवासों के वर्णन किया गया है कि अधिवासों को जो आकार होता है, आकार के अनुसार कई छोटे या बड़े उसमें डिवीजन किए थे। तो ये भी आकार के अनुसार अधिवासों के बारे में ये तीन ही सभी बुक में, अष्टाध्यायी में भी था, अर्थशास्त्र में भी और महाभाष्य में, इन सभी में भी बस्ती, अधिवास बस्ती के बारे में बात किया गया था, जिसमें आकार के अनुसार जो डिवीजन किया जाता है, स्थानों को इस ढंग से डिवीजन किया गया, छोटी बस्ती उससे छोटी बस्ती और छोटी बस्ती है, इसके बारे में। ठीक है, फिर वह जो अन्य विद्वान हैं इन लोग का यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, केवल नाम है। ब्रह्मगुप्त है, मनु है, कालिदास हैं जो कि मेघदूत नाम के ग्रंथ लिखे थे। ये भी जलवायु विज्ञान से संबंधित इसमें बहुत कुछ इसमें वर्णन किया गया है। भैला है, उत्पल है और नंदी है। ये मुख्य रूप से ये विद्वान हैं जिनका योगदान भौगोलिक विकास में हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो प्राचीनतम जो स्थलाकृतियाँ हैं या कई जो नदी है, पर्वत है, पहाड़ है, उसके क्या क्या नाम दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मिलाने के लिए अक्सर आता है, विशेष रूप से नदियों के लिए ही आता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो हिमालय है, हिमालय को हिमवत कहा जाता था, क्योंकि आंतरिक हिमालय को अंतागिरी कहा जाता था और बाह्य हिमालय को बाहरी गिरी। जो पश्चिमी घाट था, पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। जो सतलज नदी थी इसको सतुद्री कहते थे। चेनाब नदी थी इसको अस्कनी बोलते थे। काबुल नदी थी इसको कुंभा बोलते हैं। और रावी नदी को परिसड़ी नदी कहते हैं। झेलम नदी को बितिस्ता कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को लोहातिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इससे क्वेश्चन भी आता है, विशेष रूप से नेट जेआरएफ लोग के लिए स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें ये मिलाने के लिए आता है कि नदी का नाम दे देगा और जो प्राचीन इनका क्या नाम है उनके बारे में बात दे देगा, एक तरफ से मिलाने के लिए रहता है। तो ये रहा जो विशेष रूप से जो भारतीय भूगोलवेता हैं उनके योगदान है। ये जो प्राचीन काल के जो भी विद्वान लोग हैं उन लोग का योगदान है। अभी जो नया आधुनिक समय के जो भूगोलवेता हैं उसके बारे में ही अगले क्लास में जिक्र किया जाएगा, चाहे बाद में कभी देखेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं, फिर धन्यवाद।